सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चमोली जनपद की भौगोलिक स्थिति। अच्छा, यहाँ पे हम चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ धाम के बारे में आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उसके बारे में हम अलग से वीडियो में भी देखेंगे। और अन्योस्या मेला, वहाँ पे एक मेला लगता है, उसके बारे में आपको स्पेशल बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको ये वाली पिक्चर दिख रही है, ये नीचे वाली, तो यहाँ पे क्या है कि ये इसकी एक फ़ोटो है। ठीक है, अब मैं जब आपको पढ़ाऊँगा तब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। फिलहाल हम करते हैं चमोली जनपद में शुरू अपनी भौगोलिक स्थिति। वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है चमोली की, ठीक है, उसके बारे में हम पहले जानते हैं। तो चमोली ज़िले का जो क्षेत्रफल है वो है 7,625 वर्ग किलोमीटर। और जो चमोली ज़िले की वेबसाइट है, यानी जो वहाँ पे वेबसाइट है ना चमोली ज़िले की, ठीक है, उसके अनुसार ये बोलते हैं कि हमारा जो यहाँ पे एरिया है वो है 8,030 किलोमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों देख लेना यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं दोनों। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, बेसिकली 400 मीटर 400 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है ये भी, लेकिन एक ज़िले के अकॉर्डिंग बहुत कम होता है। ठीक है, चमोली जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनपद है। ठीक है, लेकिन ये जो किसके अनुसार है, आयोग के अनुसार। ठीक है, वैसे कौन सा है ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। चमोली जिले से 6 जिलों की सीमाएं स्पर्श होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुमाऊं के 3 मंडल आते हैं, जिसमें कि अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ये दिया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। तो जो चमोली जिला है यह उत्तर पश्चिम में उत्तरकाशी से, ठीक है, उत्तरकाशी से लगता है उत्तर पश्चिम में। आपको दिशा भी याद रखना है, क्योंकि ये एक बार ना डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। जो चमोली है इसके उत्तर पूर्व में कौन सा जिला है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में है पिथौरागढ़, दक्षिण में अल्मोड़ा है, और पश्चिम में इसके है रुद्रप्रयाग जिले से ये घिरा हुआ है। ठीक है, और भी यहाँ पे एक दो और जिले लगते हैं। तो और जो दो जिले हैं वो हैं हमारा, एक टिहरी गढ़वाल और दूसरा है यहाँ पर बागेश्वर। ठीक है, अगर हम देखें चमोली राज्य का जो सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला ये हमारा क्या है, जिला है। यानी यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ की लैंड है यहाँ पे, यानी यहाँ का जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है यहाँ की, वो कैसी है, ऊसर भूमि वाला है। ठीक है, और प्रतिशत की दृष्टि से चमोली राज्य सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है। इसका क्या मतलब, यानी यहाँ पे जो पानी है उसकी जो सिंचाई होती है यानी खेतों की, वो सबसे कम होती है। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से। इसके बाद देखो कि जो चमोली जिला है हमारा, यहाँ पे आपदा प्रबंधन। तो चमोली जनपद में अभी एक तो यहाँ पे आपको ये पता होगा कि अभी भी क्या है, यहाँ पे जो बांध टूटा है ना, वो चमोली जनपद में ही टूटा है। ठीक है, तो चमोली जनपद में 29 मार्च, इससे पहले 29 मार्च 1999 को 6.8 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था। यहाँ पे क्या हुआ था कि 6.8 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था। ठीक है, जिससे यहाँ पे बहुत नुकसान तो हुआ ही था, साथ में आपको मैंने रिएक्टर स्केल बताया था कि एक स्केल होता है जैसे कि पीएच स्केल, आपको पता होगा, जिसमें 1 से लेकर 14 तक की गिनती होती है। ठीक है, तो उसको अगर हम किसी भी तत्व में डालते हैं तो हमको उसका पीएच मान पता चल जाता है कि अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो उसका मान रहता है 7, तो हम 7 को क्या बोलते हैं, उदासीन। ठीक है, तो उसी प्रकार हम एक इसी प्रकार की हम स्केल बनाते हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं, भूकंप रिएक्टर स्केल। ठीक है, यानी ये रिएक्टर हमको बताएगा कि भूकंप कितने का है, कितने रिएक्टर का भूकंप आ रखा है। तो इसी प्रकार का एक स्केल बना लिया, उसमें हमने फिर से गिनती दे दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बेसिकली 12 तक होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो जो 5 से ऊपर के भूकंप जोन वाले जिल हमारे वो होते हैं ना क्षेत्र, वहाँ पे क्या होता है कि उनपे बहुत ज़्यादा डर रहता है कि वहाँ पे क्या होगा कि कभी भूकंप आ सकता है। अगर अभी आप थोड़ा न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो असम में आपने देखा होगा, वहाँ पे भी भूकंप आया है रिसेंटली। ठीक है, तो ये एक, हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसी त्रासदी है जिसका हम कुछ, उसका हमारे पास कोई वहाँ पे क्या है कि कोई भी हम उसका हम उपाय नहीं है उसका। ठीक है, 1803 में एक यहाँ पे बहुत ही खतरनाक सीन हुआ था कि 1803 में बद्रीनाथ में 8 से लेकर 9, ठीक है, अब इतने के बीच में वहाँ पे रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था, जो कि इस राज्य का यानी उत्तराखंड राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा भूकंप था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ का सबसे बड़ा भूकंप कौन सा था। इसके बाद देख लेते हैं अब यहाँ का प्रशासन। तो चमोली जिले की जो जनसंख्या है वो है 3,91,605। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू 2011। ठीक है, आपको इतना याद रखना है 2011। अभी 2021 की रिपोर्ट आई नहीं है, अगर 21 की आएगी तब मैं आपको अपडेट भी करवा दूंगा साथ साथ में। ठीक है,
इसके बाद देखो कि चमोली जिला है, इसकी 10 की वृद्धि है 5.74%। यानी हर 10 साल में क्या होता है, इतने लोग बढ़ जाते हैं। अभी जैसे कि ये है लगभग 4 लाख है, ठीक है। तो अब अगले साल क्या होगी, 4 लाख का 5.74% और लोग बढ़ जाएंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ का जनघनत्व तो बहुत कम है, 49, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और लिंगानुपात तो यहाँ का बहुत अच्छा है, यानी यहाँ पे 1000 लड़के हैं तो उनके कंपैरिजन में यहाँ पे जो लड़के हैं वो हैं 1019। यानी यहाँ पे समझ रहे हो आप, क्या है कि लड़के कम है और लड़कियाँ ज़्यादा हैं। बताओ, ऐसा भी होता है इस धरती में। चमोली की साक्षरता दर, ये यहाँ पे अगर हम होल की बात करें, यानी पूरे की बात करें, तो वो है 82.65। लेकिन अगर हम पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वो है 93%। यानी 1000 लड़कों में हम देख रहे थे 1019 लड़कियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो घर वाले हैं वो 1000 लड़कों को पढ़ाना पसंद कर रहे हैं और 1019 लड़कियों को पढ़ाना पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो महिला साक्षरता दर है ये बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है। ये कितना है, 72%। तो आप देख सकते हो कि इतना अंतर है इन दोनों में। यानी अगर हम 100 में से 93 लड़कों को पढ़ा रहे हैं और वहीं पे हम क्या कर रहे हैं, 100 में से 72 लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, तो आप देख रहे हो कितना अंतर है दोनों में। चमोली जनपद में विधानसभा क्षेत्र हैं 3। और यहाँ पे जो है कि विकास खंड में, चमोली में जो विकास खंड है, यहाँ पे कितने विकास खंड हैं ये पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको याद रखना है 9, ठीक है। तहसील है यहाँ पे 12। कितनी तहसील है, 12। अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा चमोली जनपद में जो पर्वत हैं, यानी कौन कौन से पर्वत हैं यहाँ के इम्पोर्टेंट, उनको बताऊंगा आप अगली वीडियो में। सो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था चमोली जनपद का प्रशासन, जिसमें हमने देखा था जनसंख्या, और हमने एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखी थी कि जो लिंगानुपात है यहाँ पे वो क्या है कि 1019 है। इसका क्या मतलब था कि 1000 लड़कों पे 1019 लड़के, यानी जहाँ पे 1000 लड़के हैं तो वहाँ पे कितनी लड़कियाँ हैं, 1019, ठीक है। और साक्षरता दर हमने देखी थी कि लड़कों को यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़ाते हैं और महिलाओं को कम पढ़ाते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है पर्वत, उनके बारे में, ठीक है। चमोली जनपद में पर्वत, राज्य में अधिकांश पर्वत चोटियाँ चमोली जिले में स्थित हैं, ठीक है। यानी उत्तराखंड की बात हो रही है यहाँ पे, उत्तराखंड की जितनी भी ज़्यादा चोटियाँ हैं वो कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो चमोली में है, ठीक है। तो राज्य की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, नंदा देवी, ठीक है। और कभी कभी हम इसको भारत में भी गिन लेते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटियों में भी इसका नाम आता है, ठीक है। राज्य की दूसरी जो चोटी है सबसे ऊंची, कामेट, वो भी यहाँ यही है। यानी कामेट चोटी जो है इसकी आप, अच्छा हाँ, इनकी आप ऊंचाई भी याद रखो। जो नंदा देवी है ये है 7817 मीटर की, और ये जो है हमारी कामेट कामेट पर्वत जो है हमारा, ये है 7756 की, यानी 7756, ठीक है। इसके बाद देखो माणा चोटी, माणा चोटी का आपने नाम सुना होगा, माणा गांव का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, भारत का अंतिम गांव, ठीक है। तो इसकी माणा चोटी की यहाँ पे ऊंचाई है 7272 मीटर। बद्रीनाथ चोटी है यहाँ पे, बद्रीनाथ धाम आपने सुना होगा, तो यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई है ये है 7140 मीटर। इसके बाद यहाँ पे त्रिशूल पर्वत है, इसकी है 7120। ये सभी कहाँ है, चमोली ज़िले में, ठीक है। सतोपंत पर्वत आपने सुना होगा, ठीक है, तो इसकी कितनी है 7084, चमोली ज़िले में ये भी। इसके बाद द्रोणागिरी पर्वत या द्रोणगिरी पर्वत, ये हिमालय यानी चमोली ज़िले में है ये, ठीक है। इसके बाद देखो नीलकंठ पर्वत है, नीलकंठ पर्वत एक बार पूछा गया था कि इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 6597, यानी हम इसको ये कह सकते हैं कि 6600, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, अगर एग्जैक्ट याद नहीं है तो आप 6600 ऐसे याद रख सकते हो। इसके बाद देखो नंदा घुंघटी पर्वत जो है ये चमोली में है और इसकी ऊंचाई है 6309, ठीक है। इतनी इसकी ऊंचाई है 6309 मीटर। हाथी पर्वत चमोली ज़िले में है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 6727 मीटर, ठीक है। देवास्थान पर्वत और मुकुट पर्वत ये दोनों का है, चमोली में ही है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक पर्वत है गुन्नी पर्वत, ठीक है। तो ये जो पर्वत है ये चमोली और पिथौरागढ़ दोनों के बीच में, यानी जैसे कि ये बॉर्डर है तो ये पर्वत कुछ इस प्रकार, यानी दोनों में इधर भी आया इधर भी आया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि चमोली व पिथौरागढ़ दोनों के बीच में कौन सा पर्वत है, ठीक है, यानी जो दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है।
और बाउंड्री बनाता भी यही पर्वत है। ठीक है, तो ये है हमारा गुन्नी पर्वत। इसके बाद देखो नंदाकोट पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको ये दोनों याद रखने हैं, क्योंकि ये क्या है कि उनके बॉर्डर शेयर करते हैं ना, जैसे हम बॉर्डर होता है तो वहाँ पे बॉर्डर पे ही है। ठीक है, नर पर्वत की ऊंचाई है 5831 और नर पर्वत नारायण पर्वत दोनों सुना होगा आपने, तो इसकी लगभग 6000। इसके बाद गौरी पर्वत की ऊंचाई है 6250 मीटर और गंधमादन पर्वत की ऊंचाई है 6984 मीटर। इसके बाद स्प्लिंग लेडी पर्वत आता है जो कि जोशीमठ में स्थित है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं जनपद में जो प्रसिद्ध कुंड हैं उनके बारे में। ठीक है, तो भाप कुंड तपोवन में गर्म जल कुंड है, यानी यहाँ से गर्म पानी निकलता है। ठीक है, गर्म पानी वाला एक और कुंड है, वो है तप्त कुंड बद्रीनाथ के पास में है। इसके बाद ऋषि कुंड है, चमोली जिले में स्थित है। और इसके बाद वैतरणी कुंड है जो कि गोपेश्वर के पास में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नंदी कुंड चमोली में ठंडे पानी का कुंड है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसकी नदी याद रखना चाहो तो ये रख सकते हो, यह मधुगंगा नदी पर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक करते हैं, कुंड तक। ठीक है, अगली वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा यहाँ की जलप्रपात, झीलें और यहाँ का नदी तंत्र। ठीक है, दर्रे घाटियाँ भी पढ़ेंगे हम, ये मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें और ये बताएं कि आपने जो पिछले पार्ट में देखा था, मैंने आपको इससे पिछले पार्ट में बताया था कि यहाँ पे चमोली जो जनपद है हमारा, यहाँ पे महिला साक्षरता दर मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे लेख मिले थे, तो ठीक है वो लेखों का नाम आप मेरे को बता दो कि यहाँ पे कौन से लेख मिले थे। ठीक है, अब देखते हैं चमोली जनपद में जलप्रपात। तो वसुंधरा जलप्रपात चमोली के माणा के पास। ठीक है, माणा मैंने आपको बताया था कहाँ है, हरिद्वार से थोड़ा दूर पड़ता है। तो कहाँ पे है, चमोली के माणा के पास अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के बारे में आपको पता होगा, मैंने नदी तंत्र में आपको बताया था, जिसकी ऊंचाई है 112 मीटर। ठीक है, तो जो वसुंधरा जलप्रपात है इसकी हाइट डायरेक्टली आपसे पूछी जाएगी 112 मीटर। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कहाँ पे है, ठीक है, यानी किस नदी पर है, तो आप उस वहाँ पे लगा देना कि अलकनंदा नदी पर है। ठीक है, तो आपको कहीं पे भी मतलब ऑप्शन किसी प्रकार से मिल सकते हैं। यही जो हमारा वसुंधरा प्रपात है, ठीक है, जलप्रपात है, इसके आसपास जो है कि हमारे लक्ष्मी वन पाए जाते हैं। तो आपसे यही पूछ सकता है कि लक्ष्मी वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप वहाँ पे यही डालोगे कि वसुंधरा जलप्रपात के आसपास। ठीक है, या ये पूछ सकता है कि वो ये लक्ष्मी वन किस नदी तंत्र के आसपास पाए जाते हैं, तो अलकनंदा नदी तंत्र के आसपास। ठीक है, अब देखते हैं चमोली जनपद की प्रसिद्ध झीलें। तो गैना झील जो है हमारी, ये विरही गंगा पर 1895 में बनी थी, जो कि 1970 में स्वयं टूट गई। ठीक है, तो ये एक क्या कहते हैं झील थी, और ये विरही गंगा पर बनी थी जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और ये बनी थी 95 में, 1895 में, और लगभग 100 साल से पहले ही ये स्वयं ही टूट गई। ठीक है, मतलब एक प्राकृतिक आपदा, हम ये कह सकते हैं कि एक बादल वहाँ पे फटा था और उसके बाद ये क्या हुआ कि यहाँ पे स्वयं ही टूट गई। ठीक है, इसके बाद हेमकुंड ताल। हेमकुंड ताल जो है ये हमारा नंदा राज यात्रा। ठीक है, ये नंदा राज यात्रा जो है इस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इसका अंतिम पड़ाव जो होता है, ठीक है, यहाँ पे यानी जहाँ पे नंदा राज यात्रा खत्म होती है ना, तो वो जो हमारा अंतिम पड़ाव होता है तो वो कौन सा होता है, हेमकुंड ताल। ठीक है, अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर जाएं नंदा राज यात्रा पर, बहुत ही आपकी एक मेमोरेबल जर्नी होगी वो लाइफ की। ठीक है, मतलब लोगों का सपना होता है वहाँ जाना, और हम तो उत्तराखंड में हैं तो हम तो जा ही सकते हैं। सतोपन ताल को क्षीर ताल यानी सीर ताल भी कहा जाता है, और लिंगा ताल जो है कि चमोली में फूलों की घाटी के बीच है। ठीक है, फूलों की घाटी पर एक अलग सी वीडियो आएगा मे बी, और जिसे क्या है कि अछारी ताल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम अछारी ताल भी कहते हैं लिंगा ताल को। ठीक है, आपको ये याद रखना है लिंगा ताल का दूसरा नाम क्या है, तो अछारी ताल। इसके बाद विरही ताल, विरही ताल और सुखताल और झलताल, ये तीनों कहाँ पे स्थित है, चमोली में। ठीक है, आपको इनकी लोकेशन याद रखनी है बस। ठीक है, डायरेक्टली आपसे ये पूछेगा कि चमोली में, वो आपको 4 तालें दे देगा और 4 तालों में से बोलेगी कौन सा नहीं है, तो आपको ये ताल याद रखने हैं ताकि आप ये बता सको कौन सा नहीं है।
ठीक है। इसके बाद देखो कि बेनीताल चमोली के आदि बद्री में है, ठीक है। तो बद्रीनाथ जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे भी हम देखेंगे, और आदि बद्री यहीं से लगभग 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे क्या पड़ता है हमारा बेनीताल, ठीक है। बहुत अच्छा लोकेशन है वहाँ पे। एक बेसिकली क्या होता है ना, जब बारिश का टाइम होता है तो वहाँ पे जाना अलाउड नहीं होता। अगर आप वहाँ जाओ तो थोड़ा रुक के जाना, ताकि बारिश का मौसम ना हो वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाना आपको मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको वहाँ पे जाके। इसके बाद देखो काक भुसंडी ताल, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, चमोली के हाथी पर्वत के पास। तो हाथी पर्वत मैंने आपको बताया था, तो हाथी पर्वत में ही क्या है, यहाँ पे ये वाला ताल है, ठीक है। इसके बाद मणिभद्र ताल, सिद्ध ताल और नरसिंह ताल, ये सभी कहाँ पर हैं, चमोली में है, ठीक है। आदि मृतका ताल भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद देखते हैं अब यहाँ का नदी तंत्र, ठीक है। नदी तंत्र में सबसे पहले और सबसे फेमस नदी कौन सी है, अलकनंदा। तो जो हमारे राज्य में यानी उत्तराखंड में सबसे अधिक जल प्रवाह करती है, तो वो वाली नदी कौन सी है, अलकनंदा नदी, ठीक है। अलकनंदा जो नदी है यह चमोली के सतोपंत शिखर, ठीक है। कौन से शिखर, सतोपंत शिखर, ठीक है। सतोपंत शिखर के अलकापुरी बाग हिमनद से निकलती है, ठीक है। आपको हिमनद का नाम याद रखना है, अलकापुरी बाग बाद हिमनद। इसके बाद जो अलकनंदा नदी है इसका दूसरा नाम आपको याद होना चाहिए, ये है विष्णुगंगा। और अलकनंदा जो है कि सतोपंत ताल से देव प्रयाग तक की इसकी जो लंबाई है वो है 195 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस 195 किलोमीटर है। तो इसको कभी कभी राउंड फिगर में 200 लिख के भी आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूज कर सकता है। इसके बाद जो यहाँ पे नदी में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा या पुष्पवती गंगा नदी, ठीक है। यहाँ पे ये एक ही नदी है, मतलब इसके दो नाम हैं, ठीक है। लक्ष्मण गंगा भी कहते हैं और पुष्पवती भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नदी मिलती है सबसे पहले। इसके बाद माणा के आसपास नदी में सरस्वती नदी मिलती है। इसके संगम को केशव प्रयाग कहते हैं, ठीक है। ये वो वाली सरस्वती नहीं है जो प्रयागराज में मिलती है, ठीक है। यहाँ पे ही एक लोकल नदी है, उसका नाम क्या है, सरस्वती, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलती है, जहाँ पे ये मिलती है उस स्थान को कहते हैं केशव प्रयाग, ठीक है। इसके बाद जो सरस्वती नदी है यह कमेटी चोटी कमेटी चोटी के रत्न कोना नामक स्थान पर देवताल से निकलती है, ठीक है। तो सरस्वती नदी हमने अभी देखी, ठीक है। अच्छा, ये जो हम बेसिकली ये गंगा यमुना सरस्वती पढ़ते हैं ना, ये वो वाली सरस्वती नदी नहीं है। तो आपको इसको याद रखना है कि ये वो वाली सरस्वती नदी नहीं है, ठीक है। तो ये जो सरस्वती नदी है यह कामेट चोटी के रत्नकोना नामक स्थान पर देवताल से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, देवताल से। पश्चिमी धौली गंगा यानी धौलगिरी के कुनलुन श्रेणी से निकलती है, ठीक है। अब ये जो पश्चिमी धौली गंगा नदी है ये कहाँ से निकलती है, कुनलुन श्रेणी से निकलती है। पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियां देखो आप, तो ये है गिरती व ऋषि गंगा, ठीक है। दो इसकी सहायक नदियां हैं। अलकनंदा नदी में विरही गंगा पहला, दूसरा विरथी नदी, यानी ये एक ही नाम है मतलब, ठीक है। विरही गंगा, और या हम इसको कहीं कहीं पे वहाँ पे लोकल में क्या कहते हैं, विरथी नदी, ठीक है। और गरुड़ गंगा, ये दो नदियाँ भी इसमें मिलती हैं अलकनंदा नदी में। इसके बाद जो राज्य में पंच प्रयागों, ठीक है, पंच प्रयागों में से 3 प्रयाग चमोली जिले में है। अब पंच प्रयाग आपको पता होंगे, तो पंच प्रयागों में से जो विष्णु प्रयाग है ये कहाँ पर है, ये देखो पहले आप, अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग पे आप इतना याद रखना कि किसका संगम होता है, अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो हमारा अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो विष्णु प्रयाग नाम से, ठीक है। इसके बाद नंद प्रयाग में अलकनंदा व नंदाकिनी नदी मिलती है, ठीक है। नंद प्रयाग में देखो, नंदा यहाँ से पता चल जा रहा है, नंदाकिनी, ठीक है। अलकनंदा और नंदाकिनी यहाँ पे, जहाँ पे ये इन दो नदियों का संगम होगा वहाँ पे नंद प्रयाग, ठीक है। और इसका मूल नाम क्या था पहले, ठीक है, वो था कंडासू। आपको ये भी याद रखना है इसका मूल नाम। इसके बाद अलकनंदा नदी त्रिशूल पर्वत के नंदाखू घाटी से निकलती है, ठीक है। यानी यहाँ ये वाली जो नदी है हमारी नंदाकिनी, ये नंदाकिनी नदी, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, त्रिशूल पर्वत की नंदाखू घाटी से निकलती है, ठीक है। कर्ण प्रयाग पे देखो, कर्ण प्रयाग पे तो बेसिकली अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया, कर्ण प्रयाग। तो यहाँ पे जो है कि हमारा
अलकनंदा नदी पिंडारी नदी से मिलती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो अलकनंदा नदी है वो किससे मिलेगी? पिंडारी नदी से, पिंडार नदी से। इसके बाद आता है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग जो है कि जनपद में अलकनंदा व मंदाकिनी का संगम है। ठीक है, ये कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग से पहले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब कहाँ से पूछे जाते हैं? नंद्रप्रयाग और विष्णुप्रयाग से। मतलब अब ये है ना कि अब आयोग ने यहाँ से तो पूछ लिया इन दोनों से, तो अब यहाँ से ही पूछेंगे। ठीक है, तो जो जनपद में अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम है उसको हम क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग के बाद अब देखो आप देवप्रयाग। ठीक है, लास्ट हमारा यहाँ पे अंतिम प्रयाग ही बचता है। तो ये है कि जिसमें अलकनंदा नदी व भागीरथी नदी का संगम है, जो कि टिहरी जनपद में। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये चमोली में नहीं है, ये कहाँ है? टिहरी में है। टिहरी में कौन से थे? सॉरी, चमोली में कौन कौन से थे? जो पहले के 3 थे। ठीक है, यहाँ पे जो हमने अभी पढ़े थे ना, ये पहले के 3, विष्णुप्रयाग, नंद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग, ये तीनों यहाँ पे थे चमोली में। ठीक है, और रुद्रप्रयाग और इसके बाद जो है हमारा देवप्रयाग, ये कहाँ पे है? टिहरी में। चमोली जनपद की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं लास्ट में ये देख लेते हैं एक नज़र में। तो टिम्मरसैंण गुफा कहाँ है? चमोली नदी नीति घाटी में है। ठीक है, कहाँ पे है? नीति घाटी में है। और हनुमान गुफा कहाँ है? ये है हमारा लागसू, चमोली में स्थित है। राम गुफा कहाँ है? बद्रीनाथ के पास स्थित है। इसके बाद मानेश्वर महादेव गुफा देवाल विकासखंड में रहस्यमयी गुफा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से रहस्य दबे हुए हैं, रहस्य से भरी हुई गुफा इसको कहते हैं। ठीक है, गरुड़, गणेश, व्यास, स्कंद और मुचकुंद गुफा कहाँ पे है? ये सभी बद्रीनाथ के आसपास स्थित हैं। ठीक है, तो आपको बद्रीनाथ जाओ तो गुफाओं में मत घुस जाना। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुफाएं हैं, क्योंकि वैसे एक्सप्लोर तो करना चाहिए ऐसी गुफाओं को। इनसे क्या होता है कि हम नई नई चीज़ें सीखते हैं और ज़िंदगी जीने के तरीके हमको पता चलते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे इसके बाद? यहाँ के जो ग्लेशियर है ना चमोली जनपद की, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, चमोली जनपद की प्रसिद्ध गुफाएं हमने देखी थी, जिसमें की इम्पोर्टेंट गुफा कौन सी थी? हनुमान गुफा और राम गुफा। ठीक है, और ये जो गरुड़, गणेश, व्यास, स्कंद, मुकुंद गुफाएं हैं, ये कहाँ पे हैं? बद्रीनाथ के आसपास में है। ठीक है, आज क्या देख रहे हैं हम? चमोली जनपद में ग्लेशियर। ठीक है, तो दूनागिरी आपने नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो दूनागिरी ग्लेशियर भी है। अब आपको ये पता चल गया। ठीक है, इसके बाद एक और नाम सुना होगा आपने, हीरा बमक। हीरा बमक क्या है? एक यहाँ पे ग्लेशियर है। कहाँ पे? चमोली में स्थित है। ठीक है, तो आपने ये दूनागिरी जो है ना कि ये एक पिकनिक स्पॉट कह सकते हैं या एक टूरिस्ट स्पॉट कह सकते हैं। ठीक है, टूरिज़्म का यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने विकास किया है। तो दूनागिरी में टूरिज़्म का विकास क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर है एक। ठीक है, तो ग्लेशियर से लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं दूनागिरी। ठीक है, आपने नाम जरूर सुना होगा दूनागिरी का। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो यहाँ पे टिपरा बमक ग्लेशियर है वो गोविंद घाट, आपको नाम याद क्या रखना है? गोविंद घाट। टिपरा बमक जो हमारा ग्लेशियर है ये कहाँ पे है? गोविंद घाट में। ठीक है, इसकी गोविंद घाट वाले लोकेशन इंपॉर्टेंट है, गोविंद घाट याद रखना। इसके बाद सतोपंत भागीरथी नदी ग्लेशियर चमोली के आराम कुर्सी। ठीक है, आराम कुर्सी की भांति दिखाई देती है। यानी ये कुर्सी की भांति ये हमको सतोपंत एवं भागीरथी नदी ग्लेशियर जो है ना हमारा, वो हमको एक कुर्सी की भांति दिखाई देता है। इसके पास के क्षेत्र को अलकापुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलकापुरी। ठीक है, बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली जिले में है, जो कि 10 किलोमीटर लंबा है। तो आपको बद्रीनाथ ग्लेशियर की आपको लेंथ याद रखनी है, कितनी है? 10 किलोमीटर। ठीक है, नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर। अब नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर मतलब ये क्या है कि एक छोटा छोटा ग्रुप है। ठीक है, जिसमें कि 7 हिमनद आते हैं, यानी 7 छोटे छोटे ग्लेशियर आते हैं। ठीक है, तो साथ साथ जो हमको ये ग्लेशियर मिले तो हमने इनका एक सेपरेट नाम नहीं रख के सबका अलग अलग क्या कर दिया? कंबाइंड नाम रख दिया। उसको हमने क्या बोला? नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर। जिसमें जो प्रमुख हैं वो कौन से हैं? देखो, बारटोली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो बारटोली है वैसे, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके बाद है रामनी हिमनद, इसके बाद है नंदखाना हिमनद। ये सभी ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन टोटल कितने हैं? 7। आपको टोटल याद रखने हैं कितने? 7। वर्मा ग्लेशियर जो हमारा वर्मा ग्लेशियर ये चमोली में स्थित है। इसके बाद एक और है यहाँ पे कलपानी। कलपानी ग्लेशियर का नाम सुना होगा मे बी आपने।
ये कहाँ पे है? दूध गंगा का जल स्रोत है, यानी दूध गंगा जो नदी है इसका जल स्रोत कौन सा है? कल्पानी। अब देखते हैं यहाँ के दर्रे और घाटियाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है नीति दर्रा, ठीक है, ये है सेंटर के हिसाब से। अब ये इतने बार घिस गया है ये वाला क्वेश्चन कि अब ये पूछता ही नहीं आयोग, ठीक है। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि ये बहुत ही बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। नीति दर्रा किस जिले में है? चमोली जिले में है। नीति दर्रे की लेंथ कितनी है? ये सब अब नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? और दर्रे याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि ये जन दर्रा तो पूछ लिया। अब जैसे कि आपसे ये पूछ सकता है माना डूंगरी ला दर्रा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है? तो ये चमोली में है, ठीक है। किंगरी विंगरी ये कहाँ पे है? चमोली में है। इसके बाद देखो कि आप जो हमारा बालचा और यहाँ पे चोर हेती, इसके बाद सलसला दर्रा, ये चमोली और तिब्बत के बीच में है, ठीक है। ये पूरे चमोली में नहीं है, इतना याद रखना, चमोली और तिब्बत के बीच में है। और कौन से हैं जी? तो इसके बाद मैं बोलूँगा आपको लमलंग, तंजुन, भंडियूर, भंडियार दर्रा भी, ये कहाँ पे है? चमोली और तिब्बत के बीच में है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये पूछता है कि चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में कौन से हैं? तो ये भी याद रख लो, बाराहोती, मार्चियोक, इसके बाद लातूधुरा और टोपीधुरा, ये कहाँ पे है? चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे एक ही दर्रा है इंपॉर्टेंट जो कि उत्तरकाशी और चमोली के बीच में पड़ता है, वो है हमारा कालिंदी दर्रा, ठीक है। ये दर्रा आपको याद रखना है, कालिंदी दर्रा। इसके बाद चिनाब घाटी चमोली में दूसरी फूलों की घाटी है। अब इसका क्या मतलब है? जो मेन चमोली में फूलों की घाटी है ना, उसके अलावा एक छोटी घाटी है जिसको हम चिनाब घाटी बोलते हैं। उसको वहाँ पे एक चमोली में क्या बोलते हैं? मिनी फ्लावर, ठीक है, मिनी फ्लावर वैली। यानी इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे भी जो फूल हैं वह उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फ्लावर वैली जो है अपनी, ठीक है, उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है। थोड़ा कम क्या, वैसे तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसको वहाँ पे क्या कहते हैं? दूसरी फूलों की घाटी कहते हैं। इसके आसपास नंदूताल व स्वानुताल है, ठीक है। चमोली के नीति घाटी में टिम्मरसैंण नामक धार्मिक स्थल है जो कि हमारा सोल घाटी चमोली जिले में स्थित है। इसके बाद सोल घाटी जो है कि चमोली जिले में स्थित है। इसके बाद देखो कि आप नीज मुल्ला जो घाटी है यहाँ पे, वो चमोली के दसोली ब्लॉक में है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लॉक भी दर्शा दिया इन्होंने, कौन सा ब्लॉक है? दसोली ब्लॉक है। पागल नाला नीति घाटी चमोली में है। कहाँ पे है? नीति घाटी चमोली में है, ठीक है। अब देखो कि पर्यटक स्थल जो औली है इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा चमोली जनपद में जो लगने वाले प्रमुख मेले हैं उनके बारे में। और सबसे प्रसिद्ध मेला आपने जो सुना होगा, नंदा राज जात यात्रा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा गहन अध्ययन करवाऊंगा कि इसकी यात्रा की शुरुआत कब होती है, कितना लंबा यहाँ पे ट्रैक होता है, ठीक है। पूरा यहाँ पे सिचुएशन आपको बताई जाएगी। तो कुछ बताने से पहले आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा मैं आज। तो वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, ठीक है। वो है सोल घाटी किस जनपद में, ठीक है। सोल घाटी एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था, मैंने आपको बताया भी था। तो आपको ये बताना है कि ये कौन से जनपद में है, ठीक है। तो आज करते हैं अपनी वीडियो शुरू। तो चमोली जनपद के प्रमुख त्यौहार और मेले, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने देखे थे पर्यटक स्थल, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट था औली, और एक यहाँ पे था पर्यटक स्थल माणा गांव, ठीक है। माणा गांव जो है कि चमोली जिले में स्थित है, और ये भारत का अंतिम गांव भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये क्या है कि चमोली जनपद में स्थित है, लेकिन अगर बोले गांव, जो ऐसा गांव आपको बताना है जो कि भारत का अंतिम गांव जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो वो कौन सा है? माणा गांव है। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो इसके गेट पे भी ये लिखा है कि मुस्कुराइए, आप भारत के अंतिम गांव तक पहुँच चुके हैं। और पुराणों में माणा का नाम जो है कि मणिभद्रपुरी है, ठीक है। अच्छा, ये एक पर्यटक स्थल क्यों है? क्योंकि ये अंतिम विलेज है हमारे कंट्री का, ठीक है। तो इसलिए एक ये पर्यटक स्थल, लोगों की इच्छा होती है यहाँ पे आना, यहाँ पे घूमना, कि देखें, थोड़ा देखें कि कैसा है हमारे देश का जो अंतिम गांव है वो कैसा है, कितना विकसित हो रखा है, ठीक है। तो बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं, मेन क्या है कि ये बॉर्डर पे है, ठीक है। तो बॉर्डर पे होने के कारण क्या है कि हम इसको अंतिम गांव कहते हैं।
चलिए अब देखते हैं कि इसमें थोड़ा मैं आपको और बता देता हूँ कि माणा के पास केशव प्रयाग में सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम है। ठीक है, तो यहाँ पे दो नदियों का संगम है। ठीक है, इसको यहाँ पे प्रयाग का नाम आप याद है। अच्छा, प्रयाग मतलब क्या होता है? प्रयाग का मतलब ही होता है संगम। ठीक है, तो सरस्वती और अलकनंदा ये मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ये जो सरस्वती है, ये जो हमारी गंगा यमुना सरस्वती है वो वाली सरस्वती नहीं है। ये चमोली जनपद में एक सरस्वती नदी निकलती है जो कि अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ पे इनका संगम होता है और इस स्थान को हम क्या बोलते हैं? केशव प्रयाग। कहाँ पे है? चमोली में। ठीक है, चमोली की अगर प्रॉपर लोकेशन पूछ ले कि प्रॉपर लोकेशन कहाँ है, तो माणा गाँव में। ठीक है, माणा के पास सरस्वती नदी पर पाषाण शिला पुल। ठीक है, यानी इसको हम क्या कहते हैं? भीम पुल कहते हैं। भीम पुल आपने सुना होगा। तो भीम पुल या पाषाण शिला पुल ये कहाँ पे है? माणा के पास सरस्वती नदी पर ही स्थित है। ठीक है, माणा में यहाँ पे मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन अवकाश भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत रेयर चांस है, अगर ज़्यादा डीप पूछा तब ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा देख लो आप रूपकुंड। रूपकुंड क्या है कि चमोली में रहस्यमयी ताल है। ठीक है, तो रहस्यमयी गुफा मैंने आपको बताई थी, और लेकिन ये क्या है? रहस्यमयी ताल है रूपकुंड। ठीक है, रूपकुंड क्या है कि जिसको कंकाली ताल का मतलब क्या है कि जो ये ताल है ना यहाँ पे, इसके आसपास हजारों की संख्याओं में, ठीक है, हजारों की संख्या में मानव कंकाल पाए गए हैं। ठीक है, तो इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि अभी ये कंकाल यहाँ पे कैसे आए, क्योंकि ये कहते हैं कि पहले जो इधर की साइड थी, यानी जो माणा गांव है, यानी उत्तराखंड बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो उत्तराखंड की साइड ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ हैं तो लोग ज़्यादा यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते थे। तो जब नहीं कर पाते थे लोग सर्वाइव, तो यहाँ पे हजारों कंकाल कैसे आए? ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इसकी अभी खोज चल रही है। अगर कुछ पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। रूपकुंड में आज भी क्या है कि राजा यश धवल एवं रानी बल्पा और उनके सैनिकों के कंकाल विद्यमान है। ठीक है, तो इनके सैनिकों के भी कंकाल यहाँ पे, ऐसा डीएनए टेस्ट से पता चला है कि इनके सैनिकों की कंकाल क्या है? यहाँ पे विद्यमान है। और जो यहाँ पे रूपकुंड को दुनिया की नज़र में लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको आता है? वो जाता है स्वामी प्रणवानंद को। ठीक है, अच्छा ऐसा तो होता ही है, ये तो बेसिकली एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जो होती हैं, लेकिन क्या है कि दुनिया की नज़रों में वो नहीं आती हैं, तो वो क्या आती है? दब के रह जाती हैं। ठीक है, और इन्हीं सभी चीज़ों के बीच में हमारा उत्तराखंड में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पब्लिक की नज़र में आज तक आई ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं कि यहाँ पे ऐसा भी होता है। चलिए, आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। फिलहाल हम देख रहे हैं चमोली जनपद में प्रमुख त्यौहार और मेले। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे है मेला वो है हरियाली पूड़ा मेला। ठीक है, हरियाली पूड़ा मेला जो है कि चमोली में लगता है, और अठवाड़ का मेला जो है कि ये चमोली के चोपता में लगता है। ठीक है, आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है, चोपता। इसके बाद कौन सा मेला है? ये है हमारा बैरास कुंड मेला। बैरास कुंड मेला चमोली जिले के नंद्र प्रयाग में महाशिवरात्रि को के दिन लगता है। ठीक है, तो ये जो मेला है हमारा बैरास कुंडा, ठीक है, ये कब लगता है? शिवरात्रि के दिन लगता है, जहाँ पर रावण ने भगवान शिव की पूजा की थी। ठीक है, तो ये तो आपने सुना ही होगा कि रावण ने भगवान शिव के सामने 10 सर चढ़ाए थे, याद आया कुछ? तो वो लोकेशन जो है वो यहीं पर है। ठीक है, तो शिवरात्रि के दिन यहाँ पे क्या लगता है? एक मेला लगता है। इसके बाद बारात बुरास मेला, ये भी चमोली में लगता है। और कुलसारी का मेला ये कहाँ लगता है? चमोली में लगता है। नंदा देवी राजजात यात्रा का 7वां पड़ाव है ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नंदा देवी राजजात यात्रा है, इसका जो 7वां पड़ाव है यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? ठीक है, तो यहाँ पे लोग कन्फ्यूज हो गए थे, तो आपको याद रखना है कुलसारी का मेला यहाँ पे लगता है। इसके बाद नौटी मेला जो है कि ये चमोली ज़िले में लगता है, और नंदा राजजात यात्रा की जो है कि जो आरंभ होता है ना नंदा राजजात यात्रा का, वो कहाँ से होता है? वो नौटी मेला से होता है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद देखो कि उमा कर्ण महोत्सव, ये है चमोली के कर्ण प्रयाग में ही है। ठीक है, तो जो उमा कर्ण महोत्सव है ना, ये बेसिकली एक त्यौहार है जो कि चमोली के कर्ण प्रयाग में मनाया जाता है। ठीक है, ये इसका मतलब एक ये कह सकते हैं कि मेन पॉइंट है, यानी मेन लोकेशन है जहाँ पे ये त्यौहार मेनली मनाया जाता है। ठीक है, अगर और कोई मनाना चाहे तो मना सकता है, लेकिन मेनली कहाँ मनाया जाता है? वो कर्ण प्रयाग में मनाया जाता है। अब देखते हैं नंदा राजजात यात्रा। ठीक है,
नंदा राजजात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं। आपको यहाँ पे पॉइंट बेसिकली जो छोटे छोटे पॉइंट है वो याद रखने हैं। गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। ठीक है, तो गढ़वाल और कुमाऊं सब भाई भाई ऐसा जो है कहते हैं, वो क्या है कि इस राजजात यात्रा के द्वारा हम यहाँ पे इसकी मिसाल देते हैं कि हम क्या हैं, सब भाई बहन ही हैं। ओके, यह विश्व की अनोखी पद यात्रा है जो कि 12 वर्षों में एक बार होती है। आपको ये भी याद रखना है कि आप ऐसा नहीं है कि आज जनवरी का महीना है तो आप चले जाओ नंदा राज यात्रा पे जा रहे हैं भाई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जिस प्रकार कुंभ होता है ना 12 सालों में, उसी प्रकार ये वाला मेला भी कितने सालों में होता है, 12 वर्षों में। ठीक है, कुंभ का छोटा भाई हो जाता है अर्ध कुंभ, लेकिन इसका ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, 20वीं सदी की प्रथम नंदा राजजात यात्रा हुई थी 1905 में। ठीक है, कब हुई थी, 1905 में हुई थी नंदा राजजात यात्रा। चमोली के कासवा या कारवा गांव के पास नौटी नामक स्थान। ठीक है, ये आपको स्थान याद रखना है। कौन सा, नौटी नामक स्थान में नंदा देवी मंदिर, यहाँ पे एक नौटी नामक स्थान है। वहाँ पे क्या है कि एक मंदिर है नंदा देवी मंदिर, यहाँ से शुरू होती है और होंग कुंड, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, होंग कुंड तक जाती है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है, नौटी से, नौटी नामक स्थान से, यानी नंदा देवी मंदिर है नौटी में, वहाँ से शुरू होती है और होंग कुंड तक चलती है। इसके बाद जो नंदा राजजात यात्रा है ना, ये 280 किलोमीटर। ठीक है, आपको डिस्टेंस भी याद रखनी है, कितनी है, 280 किलोमीटर की पद यात्रा है, जो कि बेसिकली इसको 20 दिन इसको कवर करने में लगते हैं। 19-20 दिन का एक टारगेट होता है पूरा। मतलब ना एक ग्रुप जाता है, ग्रुप क्या मतलब, ये समझ लो मेले में जैसे लोग चलते हैं ना, तो वैसा ही कुछ होता है। ठीक है, बीच बीच में आपको 280 किलोमीटर है तो आपको लगभग हज़ारों यहाँ पे शॉप्स मिलेंगी, तो आपको पता नहीं लगेगा कि कब हम ये इतनी डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। सब मेले में घूमते हैं ना, तो वैसा ही कुछ होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जब इतना ट्रैवल करना होता है, यानी 280 किलोमीटर चलना होता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी स्पीड बरकरार रखनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप तभी तो वहाँ पे जल्दी पहुँच पाओगे ना, 19-20 दिन में, तो आप तो को 30-40 दिन लग जाएंगे। नंदा राजजात जो यात्रा है यह चांदपुरगढ़, ठीक है, यहाँ के जो राजकुंवर द्वारा संपन्न कराई जाती है। तो बेसिकली इसको हम ये कह सकते हैं कि इनको यहाँ का पुजारी कहा जाता है। ठीक है, नंदा देवी जो राजजात यात्रा है, इसमें सबसे आगे 4 सींगों वाला गेंडा यानी खाड़ू, खाड़ू तो आपको बेसिकली पता ही होगा, अगर आप पहाड़ी हो तो, यानी ये भेड़ लिखा है। ठीक है, जो बकरी होती है ना, तो उसका ही एक भाई समझ लो। ठीक है, तो उसको 4 सींग वाला गेंडा, तथा पीछे जो यानी सबसे लास्ट में एक रिंगाल से निर्मित सुंदर धतोली के लिए लोग चलते हैं, धतोली लिए लोग चलते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी नॉर्मली यूट्यूब पे। यह यात्रा का दूसरा पड़ाव तोप है, यानी इस यात्रा का जो दूसरा पड़ाव है वो क्या है, तोप है। यानी तोप क्या है, कोई लोकेशन है। नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है। इसका क्या मतलब है, यानी जो नंदा देवी, अच्छा नंदा देवी से आप क्या समझ रहे हो, बेसिकली जहाँ तक मुझे पता है ये शायद कोई एक औरत थी, तो उसका ससुराल क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है, तो कुलसारी है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसका पहला पड़ाव कहते हैं, जो पूरी यात्रा का 9वां पड़ाव है। अगर आप इसको पूरी यात्रा में देखोगे तो कौन सा पड़ाव है, 9वां। ठीक है, यात्रा 10वां पड़ाव जो है वो है नंद केसरी, जहाँ पर कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। ठीक है, और अगर आपको वैसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो तो मैंने एक वीडियो भी डाली है, खैर वो इस पे तो नहीं है नंदा देवी पर वो देवी पर ही है, यानी किसी इसी प्रकार की देवी है कोई। ठीक है, तो आप दीप भोगना वाले चैनल पर देख सकते हैं, काफल वाली वीडियो में मैंने उसके बारे में बहुत बताया है। ठीक है, दुर्गा देवी मंदिर के बारे में, वहाँ पे भी मेला लगता है हर साल। इस यात्रा का जो 11वां पड़ाव है वो है देवाल, 13वां पड़ाव है बाण, जिसके बाद कोई बस्ती नहीं है। यानी ये जो अंतिम पड़ाव यानी बस्तियों वाला अंतिम पड़ाव हम किसको कहते हैं, बाण को। ठीक है, बाण गांव में नंदा देवी का भरवाहक देवता यानी लाटू, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, लाटू। ये क्या है, वहाँ पे लोकल नाम है, यात्रा में शामिल होता है। इसके बाद जो है कि बेदनी कुंड में माँ नंदा देवी की पूजा ब्रह्म कमल से होती है, और ये कहते हैं कि जो यहाँ पे ब्रह्म कमल माता को चढ़ाता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव होंग कुंड है, जो कि त्रिशूल पर्वत के तलहटी पर है।
ठीक है। अंतिम पड़ाव हमने देख लिया था पहले भी, होमकुंड है, जो कि किसके तलहटी पर है, त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर। नंदा देवी राजजात यात्रा 18 जुलाई से 6 अगस्त 2014 को हुई थी, और इससे पहले 2000 में यह यात्रा संपन्न हुई थी, यानी ये कह सकते हैं 14 साल बाद हुई है इस बार। तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि अब कब होगी, 26 में, 2026 में। ठीक है, तो अब ड्रीम बनाओ इसको कि हम जॉब लेके जाएंगे बिल्कुल ऐसो आराम से कम 10-15 दिन यानी 20 दिन माता की सेवा में वहाँ पे देंगे पूरे। ठीक है। नंदा देवी राजा यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, इसको हम क्या कहते हैं, हिमालय का महाकुंभ कहते हैं। इसके बाद 2-3 और कौतिक या मेले हैं, इसमें से एक प्रमुख है नौठा कौतिक। ये उत्सव क्या है कि चमोली के आदि बर्दी धाम, ठीक है, आपको ये धाम याद रखना है, बर्दी धाम में मनाया जाता है, जो कि पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, ये जो फेमस है ना ये युद्ध हुआ था पाषाण काल में, तो यानी इसको हम वहाँ पे किस नाम से जानते हैं, पाषाण युद्ध के नाम से जानते हैं। नौठा कौतिक क्या है यहाँ पे, नौठा कौतिक यहाँ पे इसको लोकल भाषा में बोलते हैं नौठा कौतिक। ठीक है, और ये क्यों प्रसिद्ध है, पाषाण युद्ध के लिए। ठीक है, आदि बद्रीधाम में नौठा कौतिक उत्सव को हिमालय महोत्सव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो आदि बद्रीधाम में नौठा कौतिक उत्सव है, इसको हिमालय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि क्वेश्चन में हमको हिट करती हैं, और यहाँ पे हम क्या होते हैं कि कोलैप्स कर जाते हैं, यानी लैप्स हो जाते हैं हमसे क्वेश्चंस। क्यों, क्योंकि हमको छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, है ना। हम तो बड़ी बड़ी चीज़ें याद करके आते हैं। अच्छा, इससे पहले जो नंदा देवी राजजात यात्रा थी 2014 में हुई थी, अब वो क्या करेगा, वो पूछ लेगा भैया डेट बता दो, तो क्या होगा कि हम यहाँ पे स्लिप हो जाएंगे। इसके बाद देखो आप रम्माण उत्सव या रम्माण त्यौहार या रम्माण कौतिक भी इसको कभी कभी कहते हैं वहाँ पे। तो रम्माण उत्सव चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के सलूड गांव में अप्रैल के महीने में, यानी अभी जो अप्रैल का लॉकडाउन वाला महीना शुरू हुआ था उस टाइम पे यहाँ पे ये उत्सव मनाया गया था। ठीक है, ये मनाया गया था क्यों, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन हुआ नहीं था पूरा। इसके बाद जो रम्माण उत्सव है यह 11 से 13 दिनों तक मनाया जाता है, यानी लगभग 15 दिन हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट इसके डे हैं वो हैं 11 से 13। इस उत्सव में क्या होता है, पात्र 18 मुखौटे लगाकर, ठीक है, यानी पात्र मतलब जो लोग होते हैं वो 18 मुखौटे लगाकर रामायण के प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि एक हिसाब से रामायण का जो नाटक होता है ना वो यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। ये इलाका जो चमोली वाला है ना, ये है भी रामायण के लिए प्रसिद्ध। क्यों, क्योंकि रावण का मैंने आपको बताया था, उसने जो सर काटे थे अपने, वो वाली जो पूजा की थी ना उसने, वो यहीं पे आके की थी। ठीक है, और ये जो रम्माण उत्सव है इसमें क्या है कि ढोल दमुआ ये जितने भी वाद्य यंत्र हैं ये सब इनका उपयोग यहाँ पे किया था, इनका प्रयोग होता है, और यानी हर्षोल्लास से इसको मनाया जाता है। ठीक है, और रम्माण उत्सव में माल मल्ल नृत्य होता है। अच्छा, ये नृत्य आपको याद रखना है, इस उत्सव में जो नृत्य है माल मल्ल युद्ध नृत्य होता है। ठीक है, जो कि स्थानीय लोगों व गोरखों के बीच, ठीक है, गोरखों के बीच युद्ध का वर्णन करता है। यानी यहाँ पे बहुत पहले गोरखों के साथ हमारा युद्ध हुआ होगा, तो उसी का ये क्या करता है, वर्णन करता है। इसके बाद रम्माण उत्सव में कुरु जोगी एक हास्य नृत्य है, यानी ये क्या है कि लोगों को हंसाने का एक नृत्य है। कुरु जोगी क्या है, कुरु जोगी। अच्छा, यहाँ पे अगली लाइन देखो, 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव यूनेस्को के विश्व धरोहर में घोषित हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 स्टार लगा लो, चौथा स्टार ये आपकी वर्दी पर जरूर लगा देगा। ठीक है, रम्माण उत्सव को कुशल सिंह भंडारी, इसको आप जरूर याद रखना, कुशल सिंह भंडारी ने विश्व प्रसिद्धि दिलाई है। यानी ये कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हमको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, आपको अगर कोई दिखे यूट्यूब पर भी कि कोई अगर उत्तराखंड की वीडियो डाल रहा है, उत्तराखंड को प्रमोट कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करो, क्योंकि सपोर्ट करने में हमारा कुछ नहीं आता है, लेकिन उसको वहाँ से क्या होता है कि अरे यार, मैं अगर वीडियो नहीं डालूंगा यूट्यूब पर तो 4 लोग हैं मेरे को देखने वाले, वो क्या होगा कि वो मेरे बारे में चिंतित होंगे। तो ऐसा लगना चाहिए, तभी तो हम उस बंदे को स्पेशल फील करवाएंगे। और अगर वो बंदा स्पेशल फील कर लेगा तो वो अगर कभी बड़ा बन गया, कभी बड़ा आदमी बनेगा, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा हमारे उत्तराखंड के लिए। ठीक है,
तो ऐसा हमारे मन में भाव होने चाहिए। खैर ऐसा होता तो नहीं है, ये तो छोड़ो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कुशल सिंह भंडारी जो थे ये विश्व प्रसिद्धि इन्होंने इस रामायण उत्सव को दिलाई है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो है वो क्या है, 2 अक्टूबर 2009 को रामायण उत्सव यूनेस्को ने इसको क्या किया है, विश्व धरोहर में घोषित किया है इसको। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आज तो मेले हमने इतने देख लिए। अगली वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं जनपद के जो प्रमुख संस्थान हैं यहाँ के, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, और आई थिंक ये अच्छा, चलो अभी तो बहुत है इसमें। इसके बाद पौड़ी, गढ़वाल और रुद्रप्रयाग 2 जिले हैं, चलो इनको भी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए करते हैं अभी यहाँ पे वीडियो समाप्त। और इन सारी वीडियो का मैं एक कंपाइलेशन भी आपको दूंगा, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि पार्ट पार्ट में डाल रहा हूँ। जब सारे पार्ट ख़त्म हो जाएंगे चमोली के, तो मैं लास्ट में क्या करूँगा, एक पूरी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिसमें कि सारे पार्ट्स क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, तो एक ही वीडियो में भी आप उनको देख सकते हो। अगर आपका कोई पार्ट छूट जाता है तो आप लास्ट में उस वीडियो से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था रामायण उत्सव, याद है ना आपको। इसके पहले हम ये देख चुके हैं नौठा कौतिक के बारे में। जो नौठा कौतिक है ये कब लगता है, इसके बारे में हमने देखा था चमोली ज़िले में ये लगता है। और आज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं चमोली जनपद में प्रमुख संस्थान। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट संस्थान है वो है जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान। ठीक है, जो कि चमोली के गोपेश्वर में है। ठीक है, कहाँ पे है, चमोली के गोपेश्वर में। इसके बाद राज्य विधि कॉलेज गोपेश्वर में ही है। अभी ये आप इतना ये देखो कि जो इम्पोर्टेंट प्लेस है चमोली में, वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे आपको, गोपेश्वर में। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का गठन 2016 में चमोली के गौचर में किया गया था। ठीक है, लोकेशन याद रखो, कहाँ पे, गौचर में। विवेकानंद युवा केंद्र जोशीमठ में एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, जोशीमठ और गोपेश्वर और गौचर 3 लोकेशन अभी तक हमने देख लिए। इसके बाद देखो जय नंदा देवी स्वरोजगार शिक्षण संस्थान पीपल कोटी में गैर सरकारी संगठन है। अब इसका क्या है कि ये क्या है, गैर सरकारी संगठन है और ये स्वरोजगार मतलब कि आप जो है ना, ट्रैकिंग का आपने सुना होगा, तो आप ट्रैक करवा सकते हो वहाँ पे लोगों को। ठीक है, तो इसके लिए शिक्षण संस्थान भी है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा है। वहाँ पे लोगों को स्वरोजगार मिलता है। जो वहाँ पे ट्रैक के आसपास लोग रहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि जर्नी की शुरुआत से ही लोगों को पिक करके उनको पूरा मार्गदर्शन करवा सकते हैं। और इससे क्या होगा, उनकी इनकम भी होगी और क्या होगा कि उनको रोजगार भी मिल जाएगा। इसके बाद देखो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है, ये भी गोपेश्वर में ही है। इसके बाद है यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे समाचार पत्र हैं, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। तो नगपुरिया बोली, ये कौन सी बोली है, नागपुरिया बोली भी बोलते हैं इसको और नगपुरिया बोली भी बोलते हैं। ये चमोली में बोली जाती है। ठीक है, सिर्फ चमोली में। और उत्तराखंड के और डिस्ट्रिक्ट्स में ये बोली जाती है, लेकिन ऐसे ज़्यादा वहाँ पे नाम नहीं आता है। सबसे ज़्यादा नाम किसका आता है, चमोली का। इसके बाद देखो आप दसौली बोली, ये चमोली के दसौली पट्टी में बोली जाती है। इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये है कि लोहबिया बोली, ये गैरसैंण के आसपास बोली जाती है। ठीक है, ये कहाँ पे बोली जाती है, गैरसैंण के आसपास में। इसके बाद पधान बोली, ये ज़्यादा तो नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी याद रखना आप, ये बोली जाती है नंदाकिनी नदी के आसपास। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक समाचार पत्र है बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि जोशीमठ से प्रकाशित होता है, वो है हमारा शैलजा दर्शन। कौन सा है, शैलजा दर्शन है। इसके बाद है देवभूमि समाचार पत्र, ये नंदप्रयाग से प्रकाशित होता है। कहाँ से प्रकाशित होता है, तो ये होता है नंदप्रयाग से प्रकाशित। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं थोड़ा, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम देखते हैं अब ऊर्जा संस्थान। ठीक है, तो सबसे पहले है राजवक्ती परियोजना, जो कि नंदाकिनी नदी पर है। इसके बाद विष्णुगार पीपल कोटी विद्युत परियोजना, जो कहाँ पर है, अलकनंदा नदी पर है, जो कि चमोली में है। और ये 444 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो ये जितनी भी परियोजनाएं है ना, ये सब मैक्सिमम जो है ये किससे रिलेटेड होंगी, बिजली से। ठीक है, इसके बाद ऋषिगंगा परियोजना चमोली में है और बगौली डैम पिंडर नदी पर चमोली में है। इसके बाद मलखेत
मलखेत डैम व पाडुली डैम ये दोनों याद रखो कहाँ पे हैं, चमोली में पिंडर नदी पर। ठीक है, क्योंकि पिंडर नदी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है पिंडर नदी पर कौन से डैम है, एक है पाडुली डैम और दूसरा है मलखेत डैम। इसके बाद देखो देवसारी जल विद्युत परियोजना 252 मेगावाट की पिंडर नदी पर है, जो कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा संचालित होती है। ठीक है, और ये जो देवसारी परियोजना है इसको रन ऑफ रिवर तकनीकी यानी सुरंग प्रणाली से विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सुरंग प्रणाली से किसको विकसित किया गया है, तो ये देवसारी परियोजना को। इसके बाद लाटा तपोवन, ये परियोजना अलकनंदा नदी पर है। ये सारी परियोजनाएं चमोली में है, इसलिए बार बार चमोली जिला यहाँ पे कहना सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। इसके बाद देखो आप उर्गम परियोजना, जो कि कहाँ पर है, किस नदी पर है, कल्पगंगा। ठीक है, कल्पगंगा नदी पर है। इसके बाद देखो कि तपोवन विष्णुगाड़, जो कि 520 मेगावाट की धौली गंगा पर स्थित है। ठीक है, कितनी जो ये परियोजना है यह कितने मेगावाट की है, तो 520 मेगावाट की है। इसके बाद देखो आप गोहनाताल, गोहनाताल जल विद्युत परियोजना 60 मेगावाट की है। ठीक है, कितने की है, 60 मेगावाट की है। और यह जो है कि हमारा विरही गंगा पर है, कहाँ पर है, विरही गंगा पर है। तो यहाँ पे जो आसपास के एरिया है ना, तो उनके लिए जो बिजली की सप्लाई होती है वो यहीं से हो जाती है, और उनको बिजली की कॉस्ट जो है वो बहुत कम आती है एज़ कम्पेयर टू हम अगर अपना देखें तो। इसके बाद झेलम तमक जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो ये भी धौली गंगा नदी पर ही है। इसके बाद मलेरी झेलम परियोजना, जो कि धौली गंगा पर 144 मेगावाट की है। अब देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ही प्रचलित या बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे खेल, खिलाड़ी और व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब जो पहले प्रसिद्ध व्यक्ति हैं इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, पर्यावरणविद का जन्म जो है कि 1934 में चमोली जनपद के गोपेश्वर गांव में हुआ था। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट। इसके बाद जो है कि रूपा देवी को बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है, यह भी जनपद कहाँ से, चमोली से, यहीं की मूल निवासी थी। इसके बाद चिपको वुमेन, अब ये तो आपको पता होगा चिपको वुमेन के बारे में, गौरा देवी के बारे में। ठीक है, लेकिन इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से था, तो ये था चमोली से। ठीक है, और गांव अगर पूछे तो रेणी गांव। इसके बाद देखो आप दरबान सिंह नेगी। ठीक है, ये बहुत ही प्रचलित व्यक्ति थे, क्यों, क्योंकि प्रथम प्रथम जो हमारा विश्व युद्ध हुआ था उसमें फ्रांस में तैनात प्रथम उत्तराखंडी सिपाही थे वहाँ पे। ठीक है, यानी उत्तराखंड से पहला ऐसा व्यक्ति था जो कि जिसने कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, यानी उसमें भाग लिया था। तो सोचो आप हमारे राज्य के लोग कहाँ कहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, जिन्हें कि विक्टोरिया क्रॉस भी मिला था। अच्छा, विक्टोरिया क्रॉस क्या होता है, ये एक सम्मान होता है, जैसे कि भारत में क्या होता है, भारत रत्न होता है। तो वैसे ही उस टाइम पे वहाँ पे क्या होता था कि जिस व्यक्ति ने कोई अच्छा साहसी का कार्य किया तो उसको क्या मिलता था, विक्टोरिया क्रॉस मिलता था। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे पद्म विभूषण और पद्मश्री, पद्म भूषण, तो ये अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन आपको एक हल्का सा आइडिया मिल गया होगा कि विक्टोरिया क्रॉस क्या होता है और किसको मिला है, ये दरबान सिंह नेगी को। ठीक है, क्यों मिला है, प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस में तैनात प्रथम उत्तराखंडी थे और उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, बहुत ही सैनिकों को, मतलब अपोजिट पार्टी के सैनिकों को बहुत ज़्यादा मारा था। ठीक है, इसलिए इनको साहस, इनके साहस के लिए मिला है। इसके बाद देखो कि श्रीधर कमेटी आज़ाद उपनाम से जाने जाते थे, और ये भी कहाँ के थे, तो ये भी चमोली के थे। ठीक है, आज़ाद उपनाम से जाने जाते थे कौन, श्रीधर कमोटी। इसके बाद देखो भवानी दत्त जोशी। ठीक है, ये नाम तो आपने सुना होगा, ये 9 गढ़वाल राइफल में सैनिक जो कि 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, ये ऑपरेशन भी आपको याद रखना चाहिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर में शहीद हुए थे, जिसके लिए इन्हें क्या है कि अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, अशोक चक्र क्या होता है, मरणोपरांत मिलने वाला सबसे बड़ा शौर्य का सम्मान होता है। ठीक है, भवानी दत्त जोशी को। इसके बाद आप देखो परिमार्जन नेगी के लिए तो बहुत ही, मैं ये कह सकता हूँ कि इनके लिए तो चमोली बेसिकली इन्हीं के नाम से जाना जाता है ज़्यादा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या थे, शतरंज के खिलाड़ी थे और इनका संबंध चमोली से है। इसके बाद जो ये परिमार्जन नेगी हैं, सबसे कम उम्र में ग्रैंड इंटरनेशनल मास्टर बने। ठीक है,
और इनका जो है कि 2010 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। इसके बाद जो हम अगली वीडियो में देखेंगे वो देखेंगे जनपद रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसके बारे में। और इस वीडियो का मैं एक ये तो अंतिम पार्ट होगा, लेकिन अगर इसका आप एक कंपाइलेशन बोलोगे तो सारे पार्ट्स को एक कंप्लीट करके मैं क्या कर लूँगा ना, ऐड करके जोड़ दूंगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि सारे पार्ट आपको एक ही साथ मिल जाएंगे, तो वो लगभग लगभग 1 घंटे की वीडियो होगी। तो आप उसको भी देखें अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स छोड़ दिए हैं तो। ठीक है, और तो भाइयों बहनों पढ़ते रहा करो थोड़ा। मुझे लगता तो नहीं है कोई पढ़ता है, अब लोगों ने पढ़ना बहुत ही कम कर दिया है। लेकिन गाइस जब वीडियो का पेपर होगा या कोई और हमारा एग्ज़ाम होगा ना, तो पता ही नहीं चलेगा कि कब एग्ज़ाम डेट आ गई और कब उत्तराखंड सरकार ने जो है बंदों को ऐसे ही ले लिया, उन्होंने ना पेपर लीक करा ही देना है। मत ही पढ़ो इससे अच्छे। चलो बहुत अच्छा है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।